वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पढ़ेंगे। ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है? योग मॉड्यूलो बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को गुणन मॉड्यूलो। ठीक है। तो एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। एडिशन मॉड्यूलो देखो किस प्रकार काम करता है। आपके पास दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक ए है और एक पूर्णांक बी है, और उनका योग कर दो और योग के बाद में मोड एम। ठीक है। एम एक नॉन इंटीजर नंबर होगा, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये एक धन पूर्णांक होगा एम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और एम की जो वैल्यूज होती है ना यहाँ पर, वो 0, 1, 2 डॉट 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 एम माइनस 1। यहाँ से शामिल करेंगे तो m-1 और टोटल देखेंगे, टोटल m वैल्यू होगी। m मान लिए जाते हैं, जो कि सारे के सारे मान कैसे होंगे m के, यहाँ पर ये सारे के सारे m के मान है, ध्यान रखना कैसे होंगे, धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक होंगे। और a और b क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। कोई भी दो पूर्णांक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, a प्लस बी में ये इसको डिनोट करने का तरीका ध्यान रखना। ये एडिशन मॉड्यूलो को कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसका ये तरीका है, ध्यान रखना। ठीक है। इसी को यदि हमारे पाठ्य पुस्तक में बात करें तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ ए सर्वांशम बी मोड एम। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में दर्शा रखा है, और इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब ध्यान में रखना, इसको पर्सन में कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका तरीका देखो। इसका तरीका है ए मोड एम बी बराबर, काम कैसे करता है इसको देखो। जब ए और प्लस बी, ए प्लस बी लिखा कब जाएगा, जब ए प्लस बी की वैल्यू एम से छोटी हो। a प्लस बी की वैल्यू m से छोटी हो तब a प्लस बी, मतलब दोनों पूर्णांकों का योग ही लिखा जाएगा डायरेक्ट। और दूसरी बात है r का मतलब है रिमाइंडर, समझ में आएगा ना, रिमाइंडर। इफ a प्लस बी की जो वैल्यू है दोनों का योग वो इस धन पूर्णांक m के बराबर या उससे बड़ा हो, तब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, रिमाइंडर लिखा जाएगा। अब ये रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया एक 5 प्लस, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 9 क्या, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, ऐसे 5 प्लस 3 2। तो यहाँ पर प्लस 3 ये एक पॉजिटिव धन पूर्णांक होगा सदैव। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो देखो ये कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 7 में 3 का भाग दे दो, कितना आएगा रिमाइंडर इसका 1। रिमाइंडर ही लिखना हमें यहाँ पर, मतलब शेषफल। 3 का भाग दे दो, 7 में 2 बार जाएगा, शेषफल कितना बचा 1। तो 5 प्लस 2 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 8। तो ये कब होगा, जब a प्लस बी का योग m के बराबर या उससे बड़ा हो तब हमें शेषफल लिखा जाता है। और a प्लस बी की वैल्यू m से छोटी हो तब a प्लस बी की वैल्यू ही वहाँ पर रखी जाती है। जैसे देखो एक एग्जांपल, 1 प्लस यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्यों, ये देखो 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, और 3 की वैल्यू m से क्या है, छोटी है, तो 3 का 3 ही लिखा जाएगा वहाँ पर। समझ में आया, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो उसको एग्जाम्पल में, ये एक एग्जाम्पल लेके इसको क्लियरफाई करता हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखना कैसे काम करता है। ये देखो आपने एक सेट लिया S, और उसमें एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, और उसमें एक मॉड्यूलो संक्रिया 4। ये मॉड्यूलो संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो 4, इसको क्या बोला जाता है, एडिशन मॉड्यूलो 4 यहाँ पर एक संक्रिया के रूप में काम कर रहा है। तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है, एक टेबल बनती है ऐसे, और +4
यहाँ पर लिख दो प्रथम पंक्ति, पहले ऊपर ही ऊपर 1 0 1 2 3, यहाँ पर भी 0 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, ये ए की वैल्यूज मान लो, ये बी की वैल्यूज मान लो। तो a प्लस बी 0 1 2 3 जोड़ दिया पहले, फिर इसको भी जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पर कितना आ गया 4। अब 4 क्या हो गया, इस 4 के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पर ये n बराबर 4 है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, a प्लस बी की वैल्यू n के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तब हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस 3 4। अब ये इसके बराबर हो गया m के, तो उसका क्या दिया था, भाग दिया जाता है, उसमें भाग देकर उसका शेषफल लिखा जाता है। बोलो 4 में 4 का भाग देंगे कितनी बार गया, एक बार, 4 डिवाइडेड बाई 4, तो शेषफल कितना बचा 0। समझ में आया। फिर आगे वाला 2 3, अब यहाँ पर 4 हो गया, शेषफल 0 बच जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, शेषफल 1 बच जाएगा। 3 0 1 और 2, दैट्स क्लियर। इस प्रकार से लिखा जाता है इनको। अब देखो इतना ये जो तरीका होता है ये एडिशन मॉड्यूलो के तहत हल होता है, और उसका जो हल करने का तरीका है ये मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये किस प्रकार से सारणी हल होती है, संक्रिय सारणी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकालने होते हैं, इसके निष्कर्ष निकालने होते हैं। निष्कर्ष देखो क्या निकलता है, पहला निष्कर्ष तो आपको ये निकालना है, यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष आपको ये निकालना है, क्या ये क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है, ये संक्रिया क्या क्रमनिर्णय नियम का पालन करती है। तो देखते हैं हमें इसका मुख्य विकिरण, देखो ये देखो इसका मुख्य विकिरण, ये इसका डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल, ठीक है। इस मुख्य विकिरण के सापेक्ष एलिमेंटों में सममितता है तब तो ये शास्त्रीय नियम क्रमनिर्णय नियम का पालन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये प्रत्येक एलिमेंट सम्मित है इस डायगोनल जो आपका एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट इनसे। तो देखो कोई सा भी ले, एक जैसे मान लो मैंने यहाँ के खड़ा हो गया, इधर से एक स्टेप चला 3 आया, तो इधर से एक स्टेप चला 3 आया, तो सम्मित है। 2 स्टेप चलेगा 2 आ जाएगा, 2 स्टेप चलेगा 2 आ जाएगा। यहाँ से देख लो, यहाँ से मैं 3 स्टेप चला 3 आ गया, इधर से 3 स्टेप चला 3 आ गया, समझ में आया ना। यहाँ से 2 स्टेप चला 0 आ गया, यहाँ से 2 स्टेप चला 0 आ गया। तो ये देखो मुख्य विकिरण के सापेक्ष अन्य एलिमेंटों की विनिमय नियम का पालन करता है, समझ में आ गया ना, पालन, इस बात को ध्यान रखना। फिर दूसरा आता है इसमें तत्समक अवयव। तत्समक अवयव कैसे देखा जाता है, तत्समक अवयव में ध्यान रखना, आपकी जो प्रथम जो पंक्ति है वो प्रथम स्तंभ के समान है। देखो 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है, समान है। तो यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का जो प्रथम एलिमेंट है वो ही उस संक्रिय सारणी का क्या होगा, तत्समक होगा। तो इसका तत्समक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान में रखना इस बात को। फिर बात आती है कि इनके एलिमेंटों का प्रतिलोम एलिमेंट ज्ञात करना। इनके एलिमेंटों का क्या ज्ञात करना, प्रतिलोम एलिमेंट ज्ञात करना। तो जैसे देखो प्रतिलोम एलिमेंट कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने बोला कि जैसे 2 है, इस 2 का प्रतिलोम एलिमेंट क्या होगा। तो आप देखो इसके कोरोस्पोंड आप चलते जाओ, यहाँ पर आइडेंटिटी आ गया। ये आइडेंटिटी कैसे आया, जब इस 2 के साथ संक्रिया करेगा ये 2, तब 0 आया ना, तब इसका मतलब 2 का प्रतिलोम कितना हो गया, 2 हो जाएगा। 3 का प्रतिलोम देखो ये 3, चलो यहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि 0 आइडेंटिटी है, अभी बोला ना मैंने। और तो इसके कोरोस्पोंड किसके कोरोस्पोंड 1 के, तो 3 का प्रतिलोम कितना हो गया, 1 हो गया। दैट्स क्लियर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब मेरे को आइडेंटिटी पता चल जाए तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्रतिलोम एलिमेंट निकाल सकता हूँ। जैसे 1 का, चलो यहाँ 0 है, इस 1 के कोरोस्पोंड यहाँ पर कितना एलिमेंट है, 3 है, तो 1 का प्रतिलोम कितना हो गया, 3 हो गया। 2 का 2 हो गया, 3 का 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रतिलोम फाइंड कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, अब इसकी हम चर्चा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो ये भी इसी प्रकार से काम करता है। यहाँ पर हम एडिशन मॉड्यूलो में ऐड कर रहे थे और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में हम गुणा करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें इसको डिनोट इस प्रकार से किया जाता है।
ये इसको डिनोट करने का तरीका हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को। ए क्रॉस एम बी, ठीक है, ए क्रॉस एम बी। ये एम हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब हमेशा धन पूर्णांक होगा। ए और बी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, समझ में आएगा ना, इस प्रकार से हो सकता है। तो इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। और इसको हल करने के लिए देखो किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। जैसे देखो मैं लिख दूं ए क्रॉस एम बी बराबर, इसको कैसे दर्शाया जाता है? प्रथम स्थिति में ए क्रॉस बी लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा? जब ए क्रॉस बी की वैल्यू एम से छोटी हो। दूसरी है यहां पर रिमाइंडर लिखा जाएगा। कब? जब ए क्रॉस बी की वैल्यू एम या एम से ज्यादा हो। ए क्रॉस बी की वैल्यू एम या एम से ज्यादा हो तब यहां पर रिमाइंडर लिखा जाएगा। और यहां पर ए क्रॉस बी लिखा जाएगा जब ए क्रॉस बी का वैल्यू एम से छोटा हो। तो ये सेम प्रोसेस पे काम करता है। देखो इधर इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे 1 2 3 1 2 3 और 3 तक ले लिया और इनटू 4, ये इसकी संक्रिया ले ली मैंने, मल्टीप्लिकेशन संक्रिया। तो इधर देखो इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं तो देखो किस प्रकार से होगा। क्रॉस 4 यहाँ पर लिख दो 1 2 3, यहाँ पर भी लिखो 1 2 3 दस के लिए। अब हम क्या करते हैं, ये ए एलिमेंट मान लो, ये बी एलिमेंट मान लो। ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3। तो देखो 4 से कम ही है 3 भी, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2, अब देखो 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4 आ गया। 4 4। अब देखो यहाँ पर 4 हो गया। अब देखो 2 इंटू 2 4, अब 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 6 में आप 6 जो कि 5 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। m बराबर 5 है, यहाँ पर ध्यान रखना, 5 से ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर लिखेंगे। तो अब हम 5 का भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1। फिर लिखो आगे 4 2 इंटू 4 8, 8 में हम भाग देंगे 5 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। इसी प्रकार से ये आपकी टेबल बन गई। ये कैसे लिखा ये ध्यान में रखना, इसका पूरा उपयोग करना है कि जब a क्रॉस b की वैल्यू m या m से ज्यादा हो जाती है तो हम रिमाइंडर लिखते हैं। भाग देने के बाद तो शेषफल बचता है उसी को लिखते हैं यहाँ पर। अब इसमें भी हम परिणाम निकालेंगे। देखो 3 परिणाम। पहला परिणाम है क्या ये क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है? फर्स्ट नियम, पहला जो इसका जो रूल है, क्या ये क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है? तो इसका देखो मुख्य विकिरण, देखो कहाँ है, ये रहा इसका मुख्य विकिरण। इस मुख्य विकिरण के सापेक्ष एलिमेंटों में सममितता बननी चाहिए। तो सममितता देखो, इधर से मैं 2 स्टेप चलूंगा 3 आया, तो इधर से 2 स्टेप चलूंगा 3 आएगा। इधर से यदि मैं यहाँ से 3 स्टेप चलूंगा तो 4 आएगा, इधर से 3 स्टेप चलूंगा तो 4 आएगा। तो सममितता है प्रत्येक एलिमेंट में, आराम से चेक करो। देखो प्रत्येक एलिमेंट में सममितता है, इसका मतलब ये क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। फिर दूसरा है तत्समक। तत्समक देखो इसकी ये प्रथम पंक्ति और इधर की प्रथम पंक्ति दोनों बराबर है, तो दोनों के क्रॉस में प्रथम जो एलिमेंट है यहाँ का, इसको A1 एलिमेंट बोलते हैं, A11 बोलते हैं। तो यही एलिमेंट इसका क्या होगा? तत्समक होगा। तो मल्टीप्लाई के लिए 1 तत्समक है यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट है इसमें प्रतिलोम अवयव। जैसे 2 है, 2 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? तो इसके कोरस्पॉन्ड इस पंक्ति में चलो आप, और जहां आपको तत्समक एलिमेंट मिल जाए उसी के कोरस्पॉन्ड ऊपर देखो कितना है? 3। तो 2 का प्रतिलोम कितना हो गया? 3। और 4 का देख लो, 4 के कोरस्पॉन्ड इस पंक्ति में चलो जहां आपको आइडेंटिटी मिल जाए, आइडेंटिटी के कोरस्पॉन्ड ऊपर एलिमेंट देखो कितना है? तो 4 का प्रतिलोम 4 होगा। और 1 का 1 है,
और 3 का देखो, 3 का कोरस्पॉन्ड में चलो कितना आएगा 2, तो 3 का प्रतिलोम कितना आएगा 2। समझ में आएगा ना, ये है प्रतिलोम। तो ये था हमारा एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल दर्ज के लिए। आज हम बाइनरी ऑपरेशन और उनके प्रकार पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 पर देखते हैं। क्या है? वास्तविक संख्याओं के सेट R में द्वितीय संक्रिया निम्न अनुसार परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है? A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस AB। अब मैं स्टार न बोल को इसको बोल सकता हूँ इंग्लिश में एस्ट्रिक। तो A एस्ट्रिक B बराबर A प्लस B माइनस AB फॉर ऑल AB कंटेन R तथा A नॉट इक्वल टू 1। A का मान 1 के बराबर नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमें पहली बात क्या पूछा उसने कि एस्ट्रिक की क्रमनिर्मेयता तथा सहचर्यता की जांच कीजिए। तो हमने क्रमनिर्मेयता की डेफिनेशन पढ़ी थी, बस उस डेफिनेशन को यहाँ पर इस संक्रिया पर, इस नियम पर हमें क्या करवाना है? अप्लाई करवाना है। तो देखते हैं क्रमनिर्मेयता, क्रमनिर्मेयता हम चेक करते हैं। तो हम क्रमनिर्मेयता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? माना हमने दो एलिमेंट लिए, माना A और B कंटेन R, ठीक है। तो देन इम्प्लाइज क्रमनिर्मेय नियम का पालन करवा देते हैं। तो A स्टार B बराबर, अब A स्टार B बराबर ये नियम लगा दो इसमें, तो क्या बनेगा? A प्लस B माइनस AB। दर्ज के लिए अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान में रखना आपको, योग और गुणन में क्रमनिर्मेयता नियम लागू होता है। तो देखो इन दोनों संख्याओं का योग हो रहा है, तो इनमें क्रमनिर्मेयता नियम लगा दूं मैं। B को पहले लिख देता हूँ और A को बाद में लिख देता हूँ। माइनस, अब ये मल्टीप्लायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ BA। तो इनके मध्य क्रमनिर्मेयता नियम लागू हो गए। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है B एस्ट्रिक A। समझ में आ गया? मैं A स्टार B लेके चला और क्या प्राप्त कर लिया? B स्टार A। तो ये किस नियम को? फॉर ऑल A B कंटेन R। तो ये क्या है? यहाँ पर एस्ट्रिक क्रमनिर्मेय का पालन करती है। समझ में आ गया ना? क्रमनिर्मेयता का पालन करती है। दूसरा, हम इसमें हम दूसरी बात चर्चा करेंगे सहचर्यता की। सहचर्यता की देख लो, सहचर्यता किस प्रकार से सिद्ध की जाती है? सहचर्यता देखो, इसमें हम क्या करेंगे? 3 एलिमेंट लेंगे। ध्यान में रखता, क्रमनिर्मेयता नियम जांच करने के लिए 2 एलिमेंटों की आवश्यकता होती है और सहचर्यता नियम की जांच करने के लिए हमें 3 एलिमेंटों की आवश्यकता है। तो मैं लिख लिया, माना A B C कंटेन R। मैंने 3 नंबर ले लिए, 3 वास्तविक संख्या ले ली, A B C कंटेन R। तो अब इसमें मैं सहचर्य नियम अप्लाई करते हुए चलूंगा। मैं लिखूंगा A स्टार B स्टार C, इस प्रकार से अप्लाई लेके चलूंगा। तो A स्टार B स्टार C, ठीक है। अब इसको इस नियम में लगाना है। तो ये नियम देखो कैसे काम करता है? A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस AB। तो मैं इसको लिख सकता हूं A प्लस B स्टार C माइनस A B स्टार C, ठीक है। अब देखो B स्टार C है, इसमें फिर से नियम लग रहा है, तो लगा दो। ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस BC माइनस A कोष्टक, इसमें फिर से लग रहा है नियम B प्लस C माइनस BC। समझ में आ गया ना? ये नियम ही लगा रहे हैं हम यहाँ पर। वापस देखो, यहाँ पर नियम लगे तो ये जो कोष्टक में इसको केवल एक एलिमेंट मानो,
केवल ये ए की है, तो ए स्टार ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बी हो गया। तो ए स्टार बी है ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसमें देखो ये बी, ये टोटल को बी माना है, तो ये हो गया बी स्टार सी है। तो इसमें फिर से ये नियम लागू हो रहा है, तो ये नियम फिर से लगा दिया। इसको हल करो, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ये प्राप्त हुआ। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट शास्त्रीयता का दूसरा जो पार्ट होता है, क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है, इधर देखो मैं ले लेता हूँ, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब स्टार ने बोल के इसको एस्ट्रिक बोलोगे, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। तो इसमें अप्लाई करो, ये हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी प्लस सी माइनस ए एस्ट्रिक बी सी। फिर से इनमें नियम लागू होगा। इसमें क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस कोष्टक लगा दो, इसके अंदर नियम लगा दो, ए प्लस बी माइनस ए बी और सी। ये रूल लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि यही दे रखा है कि जो आपकी एस्ट्रिक संक्रिया वो इस प्रकार से परिभाषित हो, तो इसी प्रकार से परिभाषित करवाना है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी। अब सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये निशान भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का ए सी माइनस का बी सी और प्लस का ए बी सी। अब इसको अरेंज कर दो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का ए बी सी। अब देखो इसको नाम दे देता हूँ मैं 1 नंबर और इसको नाम दे देता हूँ 2 नंबर। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बराबर हो गए दोनों। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, दोनों बराबर हो गया। तो ये किस नियम का पालन हो गया, ये साहचर्य। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, एस्ट्रिक साहचर्यता का पालन करती है। ठीक है, अभी तो हमारा एक पॉइंट हुआ है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। देखो हमने अभी फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया, इसका सेकंड पॉइंट देखो इसी प्रश्न का, कि एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव यदि विद्यमान हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर इसको हल कैसे किया जाता है, इस सेकंड पॉइंट को हल कैसे किया जाता है, देखो माना एक एलिमेंट है, ए कंटेन आर का तत्समक अवयव ई हो तो, ये लेके चल रहा हूं, तत्समक अवयव ई हो तो इसकी संक्रिया होती है ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर ए आना चाहिए। समझ में आ गया ना, कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर ए आना चाहिए, तत्समक अवयव यही कहता है। अब इसमें आपकी ये परिभाषा अप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, ई माइनस ए ई बराबर 0, ई कोष्टक 1 माइनस ए बराबर 0। और हमने अभी देखा था 1 माइनस, यहाँ पर ई बराबर 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर आपके पास तत्समक अवयव क्या हुआ, तत्समक अवयव कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका तत्समक अवयव। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, एस्ट्रिक के सापेक्ष आर के व्युत्क्रमणीय अवयव को ज्ञात कीजिए। आर का हमें व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना है। तो देखो इसका हल कैसे होता है, माना ए कंटेन आर का
व्युत्क्रमणीय बोलो या प्रतिलोम बोलो, प्रतिलोम अवयव x है, तब परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या कहती है परिभाषा कि a*x बराबर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। समझ में आएगा ना, परिभाषा ये कहती है जब किसी एलिमेंट को उसके व्युत्क्रमणीय एलिमेंट या प्रतिलोम अवयव से आप संक्रिया कराओगे तो आइडेंटिटी प्राप्त होना चाहिए। अब इसमें आप ये डेफिनेशन लगा दो, ये हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस ए एक्स बराबर 0। यह हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप एक्स कोष्टक 1 माइनस ए बराबर माइनस का ए, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का a अपॉन 1 माइनस ए, या इसी को लिख दो x बराबर a अपॉन a माइनस 1। तो ये आपका प्रतिलोम अवयव ज्ञात हो गए। समझ में आ गया ना। जहाँ पर ध्यान रखेंगे ना, ये लिखा है ना बेकायदा, देखो नीचे a नॉट इक्वल टू 1, तो प्रश्न में दे रखा ना स्टार्टिंग में, तो इसीलिए दैट्स क्लियर। तो ये इस प्रकार से हम प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हैं, और ये प्रतिलोम अवयव का मतलब यही आपका व्युत्क्रमणीय अवयव। समझ में आ गया ना। यहाँ पर वैल्यूज मान हो जाएंगे, चेंज होते रहेंगे अपने आप। दैट्स क्लियर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि s बराबर ए बी कंटेन आर, ये युग्म के रूप में एलिमेंट है, और उस युग्म में जो दो एलिमेंट है वो दोनों वास्तविक है, जिनमें से a नॉट इक्वल टू 0 है, तथा इस s में एक संक्रिया एस्ट्रिक निम्न प्रकार से परिभाषित है कि ए बी एस्ट्रिक सी डी बराबर ए सी बी सी प्लस डी, इस प्रकार से परिभाषित है। तो इस संक्रिया पे हमें पहला प्रश्न में क्रम विनिमयता और साहचर्य नियम की पालन करवाना है, जांच करनी है। तो लिखते हैं क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता नियम की जांच करने के लिए हमारे पास कम से कम कितने एलिमेंटों की आवश्यकता होती है, 2 एलिमेंटों की। अब यहाँ पर जो 2 एलिमेंट लेंगे वो किस रूप में लेंगे, क्रमिक युग्म के रूप में लेंगे। तो मैंने ले लिया ए बी और सी डी, मैंने 2 एलिमेंट ले लिए आर में। तो अब इनके मध्य क्रम विनिमयता नियम में जो डेफिनेशन है वो फॉलो करवाते हैं, ए बी एस्ट्रिक सी डी बराबर, अब इसके अनुसार इसको ओपन कर दो तो क्या आएगा, ए सी बी सी प्लस डी, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और इसी को मैं दूसरी तरफ से सी डी एस्ट्रिक ए बी, तो इसके अनुसार कराऊँ तो क्या आएगा बोलो, सी ए डी ए प्लस बी, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं ए बी एस्ट्रिक सी डी नॉट इक्वल टू सी डी एस्ट्रिक ए बी, तो ये क्या हुआ, ये क्रमन्वय नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये क्रमन्वय नियम का पालन नहीं करती है। तो एस्ट्रिक क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। ठीक है, क्रमन्वय नियम का पालन नहीं करती है। अब दूसरा है साहचर्यता। तो देखो दूसरा रूल हम अप्लाई करते हैं साहचर्यता की। तो साहचर्यता नियम देखो कैसे काम करता है। साहचर्य नियम में हम देखेंगे साहचर्यता में हमें कम से कम 3 एलिमेंट की आवश्यकता है। तो मैंने 3 एलिमेंट ए बी सी डी और ई एफ, मैंने 3 एलिमेंट ले लिए आर में से। तो इसकी डेफिनेशन फॉलो करवाते हैं, ए बी एस्ट्रिक सी डी एस्ट्रिक ई एफ, तो इन दोनों को साथ लेके हल करता हूँ इसको। तो पहले इन दोनों के मध्य हम ये संक्रिया अप्लाई करवा देता हूँ। तो ये होगा ए बी एस्ट्रिक, इनके मध्य होगा तो ये क्या होगा, सी ई डी ई प्लस एफ। अब इन दोनों के मध्य लगाओ, क्या होगा, ए सी ई, ठीक है,
और ए इसके साथ हो गया। अब ये हो जाएगा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसका दूसरा भाग है ए बी एस्ट्रिक सी डी, ठीक है, इन दोनों को एक जगह ले लो, एस्ट्रिक ई एफ, इसमें अप्लाई करो। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, इसको देखो, इसको लिखा जाएगा, इनके मध्य लगाओ, ए सी बी सी प्लस डी एस्ट्रिक ई एफ, ठीक है। अब ये इसके साथ हो जाएगा ए सी ई बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहता है, ये दोनों बराबर हैं, समझ में आएगा ना। तो ए बी एस्ट्रिक सी डी एस्ट्रिक ई एफ बराबर है ए बी एस्ट्रिक सी डी एस्ट्रिक ई एफ, समझ में आया ना। तो ये किस नियम का पालन करती है, ये सहचरी नियम का पालन करती है। तो अतः एस्ट्रिक सहचर्यता का पालन करती है, सहचरी नियम का पालन करती है। हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है तस्मक अवयव यदि विद्यमान हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखो तस्मक अवयव ज्ञात करेंगे, इसका विद्यमान है तो तस्मक अवयव देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तस्मक अवयव। तो मैं लिखूंगा माना, यहाँ पर सेकंड का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, माना ए बी कंटेन आर का तत्समक अवयव, तस्मक अवयव एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई है। तब ये इसका तस्मक अवयव है तो ये क्या रूल फॉलो करता है, देखो इधर ए बी एस्ट्रिक एक्स वाई बराबर क्या आएगा, ए बी आएगा, दैट्स क्लियर, ए बी आएगा इसके हिसाब से। मतलब ये अपने तस्मक अवयव के साथ संक्रिया करेगा तो वही एलिमेंट देगा। चलो ठीक है, अब इसके मध्य ये डेफिनेशन लगा दो, ये क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस वाई बराबर ए बी। अब दोनों कर्मी ट्यूब में है, बराबर का निशान है तो संगत एलिमेंट बराबर होंगे। तो ए एक्स बराबर ए या बी एक्स प्लस वाई बराबर बी। तो यहाँ से इसको हल करो, ये कितना आएगा, एक्स बराबर 1। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको हल करते हैं तो एक्स की जगह 1 लिख लूँ मैं, प्लस वाई बराबर बी। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, बी माइनस बी। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो आपका तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या आया, तत्समक अवयव 1 0, या आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा व्युत्क्रम में अवयव। ये प्रश्न पूरा इस प्रकार से है कि एस के एस्ट्रिक के सापेक्ष एक्स के व्युत्क्रम में अवयव को ज्ञात कीजिए तथा इसका प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो जो व्युत्क्रम में अवयव ज्ञात करूंगा वो उसका क्या होगा, प्रतिलोम अवयव होगा। तो तीसरा पार्ट का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन होगा। तो वही मैं क्या लिखूंगा, माना ए बी कंटेन आर, ए बी कंटेन आर में का तत्समक प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव एक्स वाई है, ठीक है, मान के चल रहा हूं मैं इसको, एक्स वाई है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, डेफिनेशन देखो इसकी,
डेफिनेशन के अनुसार ए बी एस्ट्रिक एक्स वाई, जब किसी एलिमेंट को उसके प्रतिलोम से संक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी प्राप्त होता है। आइडेंटिटी अभी हमने निकाला 1 0। अब इसके बाद ये संक्रिया लगा दो, ये हो जाएगा ax bx प्लस वाई बराबर 1 0। अब ये हो जाएगा दोनों एलिमेंट दोनों परिमित युग्म में है, बीच में बराबर का निशान है तो संगत एलिमेंट बराबर होंगे। ax बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/a, या और लिखो इसमें और bx प्लस वाई बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने x बराबर 1/a ज्ञात किया, तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे b/a प्लस वाई बराबर 0, y बराबर माइनस का b/a। तो देखो इसका जो प्रतिलोम अवयव होगा, प्रतिलोम अवयव क्या होगा, वो होगा आपका 1/a माइनस b/a। ये इसका प्रतिलोम अवयव होगा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 13। एस बराबर ए बी सी डी एक सेट है जिसमें ए बराबर 5, बी बराबर ए बी, सी बराबर ए सी, डी बराबर ए बी सी है। सिद्ध कीजिए कि समूचों का संघ मतलब यूनियन एस में एक द्विआधारी है, परंतु समूचों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन एस में द्विआधारी नहीं है। तो इसका कारण देखते हैं। तो देखो मैंने कुछ एक सेट का यूनियन लिखा है, तो ये देखो किस प्रकार से ए यूनियन बी, ये इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ए यूनियन बी करो, ए को बी से यूनियन करो तो क्या प्राप्त होगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 5 को यूनियन करो ए बी से तो क्या प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त होगा सेट ए बी, और ये क्या प्राप्त हो रहा है, ए बी किसी के बराबर हो रहा है बी, और बी किस में कंटेन करेगा, एस में कंटेन करेगा। तो देखो ये द्विचर बाइनरी जो परिभाषा है द्विचर संक्रिया की उसको फॉलो कर रहा है कि मैंने दो एस में से दो सेट लिए, उन पर यूनियन ऑपरेशन लगाया और एस का ही सेट प्राप्त हो गया। फिर ए यूनियन सी देखो, ए यूनियन सी, ए को सी के साथ यूनियन करो, 5 यूनियन ए सी, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा ए सी, और ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, एस में कंटेन कर रहे हैं। ए यूनियन डी मतलब 5 यूनियन डी क्या है ए बी सी, सेट है इनका, तो क्या प्राप्त होगा ए बी सी, और ये क्या है डी प्राप्त हो रहा है, वो भी एस में कंटेन कर रहा है। बी यूनियन सी, बी को सी के साथ कंटेन करो तो क्या प्राप्त होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए बी सी प्राप्त होगा यहाँ से, और ये कौन सा सेट प्राप्त हो रहा है, डी प्राप्त हो रहा है जो कि एस में कंटेन करेगा। बी यूनियन, इसी प्रकार से हमने ये सेट निकाले जो कि एस में ही जाके वापस कंटेन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो बाइनरी जो ऑपरेशन है वो यूनियन में द्विआधारी है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो ये तो द्विआधारी संक्रिया होगी, लेकिन इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सार्वनिष्ठ में हमें एस में द्विआधारी है नहीं है, ये हमें बताना है। क्यों नहीं है इसका कारण देखो, मैंने दो सेट लिया, एक तो बी और एक सी, तो बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी का और सी का इंटरसेक्शन देखो, क्या प्राप्त हो रहा है आपको, ए प्राप्त हो रहा है। अब ये ए जो सेट प्राप्त हुआ आपको जो ये इस प्रकार का, क्या वो अन्य सेटों में है इस प्रकार का, तो ये जो सेट है वो कंटेन नहीं करेगा एस में, इसलिए इंटरसेक्शन बाइनरी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 13। धन्यवाद।